मैं प्रोफेसर यूके झा डीपीबीएस कॉलेज के राजनीति विज्ञान विभाग में विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ और आज मैं आप सबको भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि संविधान एक ऐसा विषय है जो स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों पाठ्यक्रमों में सम्मिलित है और इसीलिए इस विषय पर व्याख्यान काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि संविधान कहते किसे हैं। अक्सर हम चर्चा तो करते हैं, लेकिन जब हमें ये कहा जाता है कि इसकी परिभाषा कीजिए तो हम नहीं कर पाते हैं। मेरे विचार में संविधान उन मौलिक नियमों का समूह है जिसके द्वारा व्यक्ति एवं व्यक्ति के बीच, व्यक्ति एवं राज्य के बीच और शासन के विभिन्न अंगों के संगठनों और उनके बीच संबंधों की व्याख्या की जाती है। इसका ये मतलब है कि संविधान एक मौलिक नियम है, आधारभूत नियम है, जिनको आसानी से नहीं बदला जा सकता है। संशोधन किया जा सकता है, लेकिन वो सामान्य कानून से अलग होता है। दूसरी बात यह है कि इसमें हम व्यक्ति के बीच संबंध क्या हैं, एक दूसरे के साथ हमारे क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं। इसके अलावा राज्य को किन परिस्थितियों में व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का अधिकार है, किन परिस्थितियों में नहीं है। इसके अलावा जो शासन के विभिन्न अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उनका गठन किस प्रकार होता है, उनके बीच क्या संबंध है, इन सारे तथ्यों का जिक्र संविधान द्वारा किया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारे जो देश का संविधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था, इसके प्रमुख विशेषताएं क्या है। सबसे पहले आप देखिए, इसके बारे में कहा जाता है कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी विश्व का सबसे लंबा संविधान है, जिसमें जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभक्त थे और 8 अनुसूचियां थी। और अब वर्तमान में ये काम माना जाता है कि 470 के करीब अनुच्छेद हैं जो 25 भागों में विभक्त हैं और 12 अनुसूचियां हैं। हमारे संविधान में लगभग 1,45,000 शब्द हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा संविधान है। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इतना बड़ा संविधान क्यों बनाया गया, और भी देश है। जब देश आज़ाद हुआ था तो एक तो जो हमारी विविधता थी, कई तरह की चुनौतियां थी, उसमें उन परिस्थितियों में हमारे संविधान निर्माताओं को ये लगा कि जब तक संविधान में विस्तृत प्रावधान नहीं किया जाएगा तो हो सकता है कि आने वाले जो लोग शासन में हो वो इसका दुरुपयोग करें, और इस कारण से विस्तार से सभी प्रावधानों का, शासन के सभी अंगों के अधिकारों का इत्यादि का उल्लेख किया गया। दूसरी विशेषता आप देख सकते हैं, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, यानी विभिन्न स्रोतों से ग्रहण किया गया संविधान। हमारा जो संविधान जब बन रहा था तो उस समय विश्व के कई ऐसे देश थे जिनके संविधान हमारे समक्ष उदाहरण के रूप में थे, और हमारे संविधान निर्माताओं ने विश्व के सभी प्रमुख संविधानों में जो उनको अच्छी बातें लगी उसको ग्रहण किया और फिर उसको अपनी भारतीय परिवेश के अनुसार, भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार उसको परिवर्तित भी किया। जैसे संसदीय प्रजातंत्र की अवधारणा है, ये ब्रिटेन से ली गई है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रकार से विश्व के जितने और भी कई देश हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, कनाडा है, सभी देशों के संविधान से कुछ न कुछ अंश लिए गए हैं। और इस कारण कभी कभी कुछ आलोचक ये कहते हैं कि यह एक उधार लिया गया संविधान है, इट इज ए बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यह आलोचना उचित नहीं है, क्योंकि हमने विश्व के विभिन्न देशों के उदाहरणों को लिया है, लेकिन उसको भारतीय परिस्थिति के अनुसार संशोधित या परिवर्तित किया है। जैसे आप देखिए, संसदीय प्रजातंत्र की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है, लेकिन ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। वहाँ पर आज भी राज्य का जो प्रधान होता है वो राजा या रानी होती है,
लेकिन हमारे यहाँ गणतंत्र है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने हूबहू उन्हीं की प्रणाली अपनाई, हमें जो बात अच्छी लगी उसको अपनाया और उसको भारत की परिस्थितियों के अनुसार संशोधित करने का काम किया। इसके बाद तीसरी विशेषता के रूप में ये कहा जाता है कि ये ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कठोरता और लचीलेपन का समन्वित रूप। विद्यार्थियों, आप सभी जानते होंगे कि जब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बहुत कठोर होती है तो उसको हम कठोर संविधान कहते हैं। जैसे अमेरिका का संविधान है, अमेरिका के संविधान में ये कहा जाता है कि कोई भी संशोधन तब तक नहीं होगा जब तक कि वहाँ की कांग्रेस, वहाँ की व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है, वहाँ की कांग्रेस के दोनों सदन 2/3 बहुमत से उसको प्रस्तावित न करें और 3/4 राज्य उसका अनुमोदन न करें। और ये प्रत्येक प्रावधान के बारे में है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना कठोरता है। दूसरी तरफ ब्रिटेन का संविधान है जो कहते हैं कि सामान्य बहुमत से वहाँ की संसद कोई भी कानून बना सकती है, किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है। जहाँ तक भारत के संविधान का प्रश्न है तो यहाँ बीच का रास्ता अपनाया गया है। हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 368 है उसमें संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है और इस समय 3 तरह के विषय हैं जो संविधान संशोधन की दृष्टि से देखे जाते हैं। कुछ ऐसे विषय हैं जो सामान्य महत्व के हैं, जैसे राज्यों की सीमा रेखा में परिवर्तन से संबंधित कोई कानून या नागरिकता से संबंधित कोई कानून, तो इसमें सामान्य बहुमत के द्वारा संसद के दोनों सदन इसको पारित कर सकते हैं और ये आर्टिकल 368 की परिधि में नहीं आता। लेकिन बाकी जो अन्य 2 प्रावधान हैं उसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो शासन संविधान के मूल अंश हैं उसको, उसके लिए संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत और आधे राज्यों से अधिक के विधानमंडल के अनुमोदन की आवश्यकता है। इसका ये मतलब यहाँ पर ये स्पष्ट करना जरूरी है कि विशेष बहुमत का क्या मतलब होता है। देखिए, विशेष बहुमत का मतलब होता है उपस्थित एवं मत प्रदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए। और इसके बाद आधे, जो जितने राज्य हैं हमारे यहाँ उसमें आधे से ज़्यादा जब उसका अनुमोदन करेंगे तब वो संशोधित माना जाएगा। इसके अलावा अधिकांश ऐसे प्रावधान हैं जिसको संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से संशोधित कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो संविधान है वो कठोरता और लचीलेपन के बीच का रास्ता अपनाता है। अब तक संविधान में 106 के करीब संशोधन हो चुके हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा संविधान न तो अमेरिका की तरह कठोर है और न ही ब्रिटेन की तरह लचीला है। उसके बाद आप देखें फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी वॉइस, इसका यह मतलब होता है संघातक व्यवस्था जिसमें एकात्मकता की प्रवृत्ति है। यहाँ प्रश्न ये उठता होगा आपके मन में कि संघात्मक शासन किसको कहते हैं। संघात्मक शासन का मतलब होता है कि जिसमें संविधान केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है और ऐसी व्यवस्था करता है कि दोनों में से कोई अकेले उसका उल्लंघन न करे। इसके लिए एक लिखित संविधान का होना, कठोर संविधान का होना, निष्पक्ष न्यायपालिका का होना, ये सब जरूरी है और ये सारी बातें हमारे संविधान में पाई जाती है। आप ये देखें कि हमारे यहाँ 3 प्रकार की सूची हैं, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो अधिकांश विषय है संघीय सूची में है जिसमें केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। जो विषय राज्य सूची में है उनको राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है और कुछ ऐसे सामान्य महत्व के विषय हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। तो संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से शक्तियों का विभाजन किया गया है और अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो हमारी जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, वो एक अंपायर के रूप में, एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है। लेकिन इस शर्त को पूरा करने के बावजूद जब हम विस्तार से देखेंगे तो ये पाएंगे
कि भले ही संघीय ढांचा है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार की शक्तियां राज्यों की तुलना में ज्यादा मजबूत है। केंद्र सरकार को वैसे ही ज्यादा शक्तियां संघीय सूची के माध्यम से दी गई है, और समवर्ती सूची में भी अगर केंद्र और राज्य के कानून में कोई टकराव होता है तो केंद्र का कानून राज्य के कानून पर प्रभावी माना जाता है। इसके अलावा आप देखें कि राज्य स्तर पर राज्यपाल प्रशासन का प्रमुख होता है, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि एक तरह का प्रशासनिक नियंत्रण केंद्र सरकार का राज्यों के ऊपर रहता है। इसके अलावा वित्तीय क्षेत्र में भी आप देखें कि जो अनुदान दिया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, कि केंद्र सरकार के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो राज्यों की तुलना में बहुत ज़्यादा है, तो उसमें भी केंद्र सरकार अपने ढंग से उनका वितरण करती है, कभी कभी पक्षपातपूर्ण व्यवहार भी करती है। तो ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ इस तरह से बनाया गया है संघीय ढांचा कि इसमें एकात्मकता की प्रवृत्ति है, यानी केंद्र की स्थिति राज्यों की तुलना में मजबूत है। आप देखें कि संविधान संशोधन में भी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों के संबंध में ही राज्यों को अधिकार है। अधिकांश प्रावधान ऐसे हैं जिसको केंद्र सरकार अकेले संशोधित कर सकती है। तो इन सब कारणों से ये कहा जाता है कि भारत का संविधान स्वरूप में संघात्मक है, परंतु इसकी आत्मा एकात्मक है। उसके बाद आप देखें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसका मतलब होता है संसदीय शासन प्रणाली। देखिए, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर शासन प्रणालियों को बांटा जाता है, और जहां इन दोनों में निकट संबंध होता है उसको हम कहते हैं संसदीय प्रणाली, और जहां शक्तियों का पृथक्करण होता है जैसे अमेरिका में है उसको हम कहते हैं अध्यक्षात्मक प्रणाली। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने संसदीय प्रणाली वेस्टमिंस्टर प्रतिमान को अपनाया है, जो कि मैंने पहले ही बताया आपको कि ब्रिटेन से लिया गया है। और इसमें जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जितने सदस्य कार्यपालिका के या मंत्रिमंडल के होते हैं वो संसद के भी सदस्य होते हैं, और सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी होते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि वे एक साथ डूबते हैं और एक साथ तैरते हैं। तो ये संसदीय प्रणाली की एक खासियत होती है। इसके अलावा कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, एक नाम मात्र का प्रधान, एक वास्तविक प्रधान। तो आप देखें कि नाम मात्र का जो प्रधान है हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं, लेकिन राष्ट्रपति किनके परामर्श से काम करते हैं? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के परामर्श से। तो यहाँ पर संसदीय प्रणाली की सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। इसके बाद कहा जाता है कि सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी, यानी संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच का रास्ता। विद्यार्थियों, आप सभी जानते होंगे कि ब्रिटेन की संसद के बारे में ये कहा जाता है कि वो संप्रभु है, जिसका ये मतलब है कि कोई उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। वैसे भी ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, इसलिए कोई ऐसा संविधान का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके अलावा जो प्रावधान है भी उनको वहाँ की जब एक बार संसद पारित कर देती है तो कोई न्यायपालिका उसको रद्द नहीं कर सकती। तो ब्रिटेन में तो ये कहा जाता है कि संसद जो चाहे सामान्य बहुमत से किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है, और इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पर संसदीय संप्रभुता है। दूसरी तरफ आप देखें कि अमेरिका है, जहाँ शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन वहाँ पर न्यायपालिका इतनी शक्तिशाली है कि ये कहा जाता है कि कानून वो है जो न्यायाधीश कहते हैं, यानी न्यायाधीश अपने विवेक से अपने ढंग से कानून की व्याख्या करते हैं और वही अंतिम सत्य माना जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जहाँ एक तरफ ब्रिटिश मॉडल है हमारे सामने, जिसको कहा जाता है संसदीय संप्रभुता का उदाहरण, अमेरिकी मॉडल है जिसको कहा जाता है न्यायिक सर्वोच्चता का उदाहरण, लेकिन भारत में दोनों के बीच का रास्ता अपनाया गया है। ये ठीक है कि हमारी संसद को
सभी प्रकार के कानून बनाने का अधिकार है, संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन यह संविधान के मौलिक ढांचे का, आधारभूत ढांचे का, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। और यह बात सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, जो कि संसद की शक्तियों को सीमित करता है। इसके अलावा आप देखें कि हमारे यहाँ न्यायपालिका है। अगर संसद कोई भी कानून कितने भी बहुमत से क्यों न बना दे, अगर न्यायपालिका में उसको चुनौती दी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से खारिज भी कर सकता है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ एक बीच का रास्ता अपनाया गया है। न्यायपालिका को भी आप देखेंगे कि न्यायपालिका पावरफुल है, लेकिन उसको भी संविधान के दायरे में ही काम करना है। हमारे यहाँ संप्रभुता किसके पास है? तो संविधान के पास है। संविधान से ऊपर न व्यवस्थापिका है, न कार्यपालिका है, न न्यायपालिका है। और इसीलिए कहा जाता है कि भारतवर्ष में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच का रास्ता अपनाया गया है। उसके बाद है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, यानी एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत का मतलब होता है कि जो न्यायिक प्रणाली है वो एक दूसरे से संबद्ध है, श्रेणीबद्ध है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम कहते हैं, उसके नीचे उच्च न्यायालय है, उसके नीचे जिला न्यायालय है और उसके नीचे अन्य अधीनस्थ न्यायालय हैं। स्वतंत्र इसलिए कहा जाता है कि संविधान में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे कि न्यायपालिका निष्पक्ष रूप से कार्य करने में सक्षम है। और आप देखेंगे कि कई ऐसे ऐतिहासिक निर्णय दिए गए हैं समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, जो सरकार के विरुद्ध भी दिए गए हैं। इसका कारण क्या है कि एक तो न्यायाधीशों के नियुक्ति की योग्यता निर्धारित कर दी गई है, कोई भी सरकार उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। इसके अलावा उनको जो हटाने की प्रक्रिया है वो भी काफ़ी कठिन है। जजेस को केवल महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है और महाभियोग की प्रक्रिया अत्यंत कठिन होती है, क्योंकि उसमें यह है कि दुराचरण या कदाचार के आधार पर लगाया जा सकता है महाभियोग, लेकिन जब तक यह महाभियोग की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित नहीं होगी तब तक वो पारित नहीं मानी जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ इसके अलावा आप देखें कि जजेस की जो सैलरी दी जाती है, वेतन दिया जाता है, वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है, यानी उसको मनमाने ढंग से सरकार नहीं बदल सकती और केवल वित्तीय आपातकाल को छोड़कर अन्य किसी भी समय में उसमें कटौती नहीं की जा सकती। इसके अलावा उनकी अन्य सेवा शर्तें भी संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है। उनके अवकाश प्राप्त करने की निश्चित आयु निर्धारित की गई है। तो ये सब ऐसे प्रावधान हैं जो न्यायपालिका को निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए सक्षम बनाते हैं। और इसीलिए ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ की जो न्यायिक प्रक्रिया है वो कुल मिलाकर के एकीकृत और स्वतंत्र है। उसके बाद आता है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। देखिए, अधिकार सामाजिक जीवन की वो दशाएं होती हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक मानी जाती है। व्यक्ति उसकी मांग करता है और जब समाज और राज्य उसे अपनी स्वीकृति प्रदान करता है तो उसको हम कहते हैं मौलिक अधिकार। और राज्य क्या करता है? वो अपनी क्षमता देखता है कि भाई हमारी क्षमता क्या है, किस चीज़ की गारंटी दे सकते हैं, उसके हिसाब से वो विभिन्न प्रकार के अधिकार देता है। तो हमारे संविधान की ये खास बात है कि मूल संविधान में ही मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, जिसको आसानी से सरकार नहीं बदल सकती, क्योंकि मौलिक अधिकार संविधान के आधारभूत ढांचे का एक हिस्सा है और उसको अकेले केंद्र सरकार नहीं बदल सकती, उसमें राज्यों की भी सहभागिता होनी चाहिए। तो ये माना जाता है कि हमारे यहाँ नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो एक बहुत ऐसा प्रावधान है जो विश्व के कई देशों के संविधान द्वारा, यहाँ तक कि आपको आश्चर्य होगा कि अमेरिका में भी
मूल संविधान में नहीं दिया गया था, बाद में अमेंडमेंट के द्वारा, संशोधन के द्वारा उसको ऐड किया गया था, लेकिन हमारे मूल संविधान में ही यह प्रावधान दिया गया है। जब संविधान ग्रहण किया गया था, लागू किया गया था, तो उस समय 7 अधिकार थे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अलावा एक और अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, लेकिन उसको बाद में मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया क्योंकि बहुत ही विवादास्पद था और बार बार सरकार को उसके कारण से संविधान में संशोधन करना पड़ रहा था। तो अब जो वर्तमान में आपके अधिकार हैं वो 6 प्रकार के हैं। मौलिक अधिकार का मतलब होता है कि जिसको विधि की सामान्य प्रक्रिया से नहीं बदला जा सकता, और ये एक तरह से राज्य की शक्तियों को सीमित करते हैं। इसके अलावा आप देखें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये क्या होते हैं? ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया। देखिए, हमारे संविधान निर्माता ये चाहते थे कि भारत में एक ऐसे समाज की स्थापना हो जिसमें आर्थिक विषमता कम हो, जिसमें सभी लोगों को न्याय की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सके, जिसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में ही किया गया है। लेकिन वो तुरंत उस स्थिति में नहीं थे कि सभी अधिकार नागरिकों को प्रदान कर सके। तो जो अधिकार वो तुरंत प्रदान करने की स्थिति में थे, उन्होंने तो मौलिक अधिकारों के चैप्टर 3 में सम्मिलित कर दिया, और जो वो उस समय प्रदान करने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन ये अपेक्षा की जा रही थी कि केंद्र और राज्य सरकारें उस दिशा में प्रयास करेगी, उसको चैप्टर 4 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित किया गया है। देखिए, अंतर क्या है कि मौलिक अधिकार जुडिशियली इन्फोर्स होता है, यानी सरकार अगर उसका उल्लंघन करेगी तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, न्याय योग्य उसको कहा जाता है। लेकिन ये न्याय योग्य नहीं है। आप सरकार को कंपेल नहीं कर सकते कि आपको ये नीति निर्देशक तत्व फॉलो करना ही है। फिर आप कहेंगे कि इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रणाली है। कोई भी सरकार आती है, उसको एक निश्चित अवधि के बाद जनता के समक्ष फिर जाना पड़ता है। अगर जनता को पता है कि भाई हमारे संविधान ने ये निर्देश दिया है, इस तरह से आप नीतियों का निर्माण करें, और कोई सरकार ऐसा नहीं करती है, तो उसको अगले चुनाव में वो पराजित कर सकती है। तो इसके पीछे जो जनमत शक्ति है वो जनमत की शक्ति है, जनता की शक्ति है। और आप देखें कि आज़ादी के बाद से इसी प्रावधान के तहत कई ऐसे ऐतिहासिक परिवर्तन किए गए हैं। जमींदारी व्यवस्था का अंत किया गया, शिक्षा को आप देखें कि मौलिक अधिकार बनाया गया, बहुत सारे चेंजेस हमारे यहाँ आए हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा इस प्रावधान के तहत किए गए हैं। इसका नाम ही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य अपनी नीतियों का निर्धारण किस प्रकार करेगा। इसको बैक करो। इसके बाद आप देखें कि हमारे संविधान में विभिन्न प्रकार के आपातकालीन प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है। अब ये सवाल उठता है कि ये आपातकालीन प्रावधान क्या है? देखिए, सामान्य परिस्थितियों में तो प्रशासन सामान्य तरीके से चलता है, लेकिन कई बार देश के सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें तुरंत और निर्णायक कदम उठाने की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया है। इसका यह मतलब है कि कहीं भी युद्ध या विदेशी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होता है तो सरकार आपातकाल की घोषणा कर सकती है, और उस समय राज्य सरकार की सारी शक्तियां समाप्त हो जाती है, सारी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती है, और इस प्रकार से आपातकाल का मुकाबला सरकार आसानी से कर सकती है। दूसरा जो प्रावधान है
आर्टिकल 356 के अंतर्गत 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान। अगर किसी राज्य के राज्यपाल को ऐसा लगता है कि यहाँ कानून और व्यवस्था की स्थिति भंग हो चुकी है, राज्य का प्रशासन कानून के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह राष्ट्रपति से इस विषय में निवेदन कर सकता है कि वो इस प्रावधान के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा करे। और जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है तो जो सरकार है वो एक तरह से काम करना बंद कर देती है और सारी शक्तियां वहां पर राज्यपाल के पास, जो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, वो आ जाती है। इसके अलावा एक और प्रावधान है हमारे संविधान में जिसका उल्लेख अनुच्छेद 360 में किया गया है और इसको कहा जाता है वित्तीय आपातकाल। देखिए, वित्तीय आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब देश की वित्तीय स्थिरता को खतरा हो, और ऐसा जब होता है तो उसमें सरकार को सरकारी कर्मचारियों, यहाँ तक कि जजेस के वेतन में भी कटौती की जा सकती है। लेकिन हमारे देश में आज तक यह प्रावधान लागू नहीं हुआ है। पहले जो दो प्रकार की इमरजेंसी हैं, राष्ट्रीय आपातकाल और राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ये दोनों कई बार लागू किए जा चुके हैं। इसके अलावा आप देखें कि हमारे यहाँ हमारे संविधान की एक और विशेषता है कि इसमें कई स्वतंत्र निकायों का भी उल्लेख किया गया है, जैसे निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग। ये सारे ऐसे महत्वपूर्ण संवैधानिक बॉडीज हैं जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन किया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि निर्वाचन आयोग चुनाव करवाती है, किसी भी स्तर का चुनाव हो, निर्वाचन आयोग की इसमें प्रमुख भूमिका होती है और उसको इस तरह से गठित किया गया है कि वो निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके। इसके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो लेखा की जांच करता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ हमारे संविधान में कई ऐसे स्वतंत्र निकायों का उल्लेख किया गया है। लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग का भी गठन किया गया है जो कि विभिन्न स्तरों के लिए जो ऑफिसर्स ग्रेड के लोगों का चयन करता है। तो इस प्रकार से हमारा संविधान एक बहुत ही विस्तृत संविधान है जिसमें प्रशासन के हर पहलुओं का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज का भी उल्लेख है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। एक ऐसा संविधान है जिसका स्वरूप संघात्मक है परंतु इसकी आत्मा एकात्मक है, जो कठोरता और लचीलेपन का समन्वित रूप है, संसदीय प्रणाली है, मौलिक अधिकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, आपातकालीन प्रावधान है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि भारत का संविधान अपने आप में विश्व के अन्य संविधानों से अनूठा और अलग है। That's all.